तो इसके पहले कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101, इस अमेंडमेंट में क्या क्या बातें थी, क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रोविजन थे, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूं। इसके पहले हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ये समझ लेते हैं कि जीएसटी आने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड कैसा था, कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा कैसी थी। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारे एक्ट जो होते हैं चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए है। जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पार्ट 5 जो है वो क्या कहते हैं, यूनियन के लिए है। पार्ट 6, 7, 8 जो है वो स्टेट्स के लिए हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं वो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रमुख पार्ट हैं जिसकी कि यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस 3 पार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक है। पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 264 से लेकर के 300 ए तक, और पार्ट 13 में 301 से लेकर के, आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक। और पार्ट 20 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें केवल एक ही आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 368। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर जब हम आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमारे पास है एक पार्ट 11। पार्ट 11 क्या डील करता है? पार्ट 11 डील करता है, अच्छा पार्ट 11 और 12 में आपको बता ही दूं, पार्ट 11 डील करता है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और पार्ट 12 डील करता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। तो जो पार्ट 11 है जिसमें कि आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक है, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ये कहता है कि स्टेट अपने हिस्से का कानून बनाएगा और सेंटर अपने हिस्से का कानून बनाएगा, और किसके हिस्से में क्या आएगा ये बात तय होगी शेड्यूल 7 से। हमारे आर्टिकल में टोटल 12 शेड्यूल हैं आज की डेट में, जिसमें से कि एक शेड्यूल है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 ये बताता है कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से मैटर हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जिसके ऊपर स्टेट लॉ बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि जिसके ऊपर दोनों मिल करके काम कर सकते हैं, और अगर दोनों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो जो सेंटर है, सेंटर भारी पड़ेगा स्टेट के ऊपर। इसके अलावा अपने यहाँ एक आर्टिकल 248 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 248 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी मैटर जो कि ना यूनियन लिस्ट में आ रहा हो, ना स्टेट लिस्ट में आ रहा हो, ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में आ रहा हो, वो सारे मैटर के ऊपर सेंटर गवर्नमेंट उन सारे मैटर के ऊपर फैसला ले सकती है, लॉ बना सकती है, और ये वो कर सकती है आर्टिकल 248 के अधीन। आर्टिकल 248 को इसलिए हम लोग बोलते हैं रेजिडुअरी पावर। बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लेकर के आई है, मैं बार बार एक्ट बोल देता हूँ, सर्विस टैक्स का कोई एक्ट नहीं था, सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट में ही इंक्लूडेड थी, फाइनेंस एक्ट में ही उसके लिए जगह थी। तो सर्विस टैक्स की जो प्रोविजन लेकर के आई थी गवर्नमेंट, वो एक्चुअली इसी धारा के अधीन लेकर के आई थी, आर्टिकल 248 के अधीन वो लेकर के आई थी रेजिडुअरी पावर में। और बाद में 88th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 92C में इसे जगह मिली, इसे मतलब किसे, सर्विस टैक्स को। तो ये शेड्यूल ये 246 है, यानी कि 246 क्या कहता है कि स्टेट अपने हिस्से का लॉ बनाएगी और सेंट्रल अपने हिस्से का लॉ बनाएगी। और स्टेट के हिस्से में क्या है और सेंटर के हिस्से में क्या है, ये कौन बताता है, ये शेड्यूल 7। लेकिन शेड्यूल 7 जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें एक ध्यान में आर्टिकल 248 भी रखना है, जो कि ये कहता है आर्टिकल 48 रेजिडुअरी पावर की, जो कि ना तो शेड्यूल 7 के तीनों लिस्ट में से किसी में भी ना हो, वो रेजिडुअरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उसकी राइट बन जाती है। तो ये क्या कहते हैं, ये थी। अच्छा, 30 जून 2017 तक, यानी कि जीएसटी आने के पहले तक
यूनियन लिस्ट में तकरीबन तकरीबन 15 टैक्सेस थे और स्टेट लिस्ट में तकरीबन तकरीबन 20 टैक्सेस थे। 20 तरह के टैक्सेस ऐसे थे जो कि स्टेट के हिस्से में थी, जिसके ऊपर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन था, स्टेट का कलेक्शन था, स्टेट का रेवेन्यू था। 15 सेंट्रल का कलेक्शन, सेंट्रल का लॉ, सेंट्रल का रेवेन्यू, ये ऐसे टैक्सेस थे। अब ये हमारा पार्ट 11 था। पार्ट 11 क्या था? लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से। नेक्स्ट हमारा पार्ट था पार्ट 12। पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने थे? 264 से लेकर के 300A तक। ये बताता है क्या? फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। इस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन में एक आर्टिकल है इस पार्ट में, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है कि आपको अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी लॉ लेकर के आना है हिंदुस्तान में, तो आप वो लॉ लेकर के आ सकते हैं ओनली बाय वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, यानी कि विधि के द्वारा ही उस कानून को स्थापित किया जा सकता है। what is the mean to say कि in view of article 265, if any taxation law is to be implemented in the India, this can be implemented in the India only through the authority of the law, only through the authority of the act. This means you have to implement the act, you have to brought with the bill has to be passed in the Lok Sabha and Raj Sabha, and then only you can implement or effect the tax regime or new tax, whatever the desired tax regime government needs, that desired tax regime may be implemented in the India only with the act. This was indicated by the article 265. We also have the article 269. Articles 269 ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे टैक्स हैं, ये पर्टिकुलरली सेंट्रल सेल टैक्स के लिए था, कि कुछ ऐसे टैक्स है जो कि कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर देगी स्टेट को एट द सेम टाइम। यानी कि सेंटर का जुरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ उसे कलेक्शन करना था, फिर कलेक्शन करने के बाद उसे क्या करना था? उसे स्टेट गवर्नमेंट को दे देना था, लाइक सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स में यही सिस्टम थी। और एक और आर्टिकल था बड़ा ही, वो आर्टिकल पता नहीं आपको पता हो ना पता हो, ना पता हो तो यहां कर लेते हैं, पता है तो अच्छी बात है। वो आर्टिकल है आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 क्या कहता था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्स है वो तो स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स है ही, वो तो उन्हें मिलनी है और वो उनका हिस्सा है ही है। उसके हिस्से पर किसी का कोई दावा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है। लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू एक कॉमन डिविजिबल पूल में जमा होगी। वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, वो एक कॉमन डिविजिबल पूल में जमा होगी। और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, उस कॉमन डिविजिबल पूल से वो सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। मतलब स्टेट का जो हिस्सा है वो तो हिस्सा है ही, सेंटर भी जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रही है, जो भी वो कलेक्ट कर रही है, वो भी उसका भी एक हिस्सा किसके पास जाएगा? उसका भी एक हिस्सा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये तो एक डिविजिबल पूल थी ही। ये 270 था। यानी कि पार्ट 12 में आपको 3 आर्टिकल्स ध्यान रखना है। एक आर्टिकल 265 जो ये कहता है कि विदाउट इनएक्टमेंट ऑफ द एक्ट आप कोई भी टैक्स लॉ इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। 269 ये कहता है, जो कि सीएसटी के बारे में थी, कि कुछ ऐसे टैक्स हैं जो कि जिसके ऊपर राइट तो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन वो कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। और 270 ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है टैक्स में, वो टैक्स भी जमा होगी एक कॉमन पूल में, और उस टैक्स में से भी स्टेट की हिस्सेदारी होगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये पार्ट 12। पार्ट 13 है। पार्ट 13 ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज से डील करती है, यानी कि एंट्री टैक्स और ऑक्ट्राय टैक्स, कंसाइनमेंट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज़ जा रही है तो ये उससे डील करती है। एक और पार्ट है, वो पार्ट है पार्ट 20। पार्ट 20 है
पार्ट 20 है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्यू ऑफ आर्टिकल 368, जिसके बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये तो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। अब 2 मिनट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था फॉर द पर्पस ऑफ द जीएसटी। जीएसटी के लिए अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन वाज व्हाई। देखिए, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि 30 जून 2016 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था जीएसटी के इंप्लीमेंट होने से पहले, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें थी। सबसे पहली बात कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सप्लाई को टैक्स नहीं किया जा सकता है। 246 आर्टिकल था अपने पास। 246 ने क्या किया था, एक शेड्यूल रेफर कर दिया था, शेड्यूल 7, और उसमें उन्होंने बोल दिया था ये रहा यूनियन लिस्ट, ये रहा स्टेट लिस्ट, ये रहा कंकरेंट लिस्ट। इनमें से जो भी चीजें हैं इसके ऊपर कौन टैक्स लगाएगा, यूनियन के ऊपर यूनियन, स्टेट के ऊपर स्टेट, कंकरेंट के ऊपर दोनों मिल करके। अलावा इसके एक रेजिड्यूरी पावर दी गई थी आर्टिकल 2048 में। तो उन पूरे में, यानी कि 7 शेड्यूल के तीनों लिस्ट में कहीं भी सप्लाई वर्ड का जिक्र नहीं था। सप्लाई पर टैक्स लगा, प्रोडक्शन पर लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर लगा सकते हैं, सेल पर लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगा सकते हैं, सारी चीजें उसमें थी। लेकिन सप्लाई के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, यह बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरिगार्ड करके सप्लाई के ऊपर टैक्स लगाते हैं और कोई लॉ लेते आते हैं, तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्वैश कर देती। तो पहला रीजन ये था अमेंडमेंट का। दूसरा रीजन, सेंट्रल और स्टेट, इनकी जो टैक्सेशन थी ये डिफरेंट लेवल पर टैक्सेशन थी, जो कि हमने देख लिया। कहीं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कहीं सेल के ऊपर, कहीं प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के ऊपर, कहीं एंट्री टैक्स के ऊपर, कहीं ऑक्ट्राई के ऊपर, कहीं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो ये अलग अलग लेवल पर टैक्स लगा रहे थे। दूसरी बात, यानी कि टैक्स किसी कॉमन लेवल पर नहीं लग रही थी, अलग अलग लेवल पर टैक्स लग रही थी। अलग अलग लेवल पर टैक्स लगने की वजह से ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट का मैटर होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट और बढ़ ही रहा था। नेक्स्ट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि अलग अलग लेवल पर टैक्स लग रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेबल इवेंट जो थे वो अलग अलग थे। कोई भी कॉमन टैक्सेबल इवेंट नहीं था। जबकि जो ड्रीम टैक्सेशन प्रोजेक्ट था इनका, वन इंडिया वन टैक्स, उसको वन इंडिया वन टैक्स को ट्रू करने के लिए, टू कम इट्स ट्रू, यू मस्ट हैव द सिंगल टैक्सेशन इवेंट, यू मस्ट हैव द सिंगल टैक्सेबल इवेंट, जो कि नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में एक क्लियर लाइन खींची हुई थी इन रिलेशन टू द टैक्स। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट का, और जिस सिस्टम को वो, जिस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को वो अप्लाई करना चाह रही थी हिंदुस्तान में, उसके लिए सेंटर का और स्टेट का दोनों का को एग्जिस्टेंस होना जरूरी था इन व्यू ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इन व्यू ऑफ द एग्जीक्यूशन। दोनों ही केस में इंप्लीमेंट करने के लिए भी, एग्जीक्यूट करने के लिए भी, दोनों का को एग्जिस्टेंस बड़ा जरूरी था। यानी कि दोनों एक दूसरे का हाथ मिला करके ही ये वन नेशन वन टैक्स वाला काम कर सकते थे। उसका भी अभाव था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जरूरी था, और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड था। अब आते हैं हम उस कहानी की तरफ जो कि मैंने आपके साथ बीच में डिस्कस किया कि पार्लियामेंट्री जर्नी इसकी कैसे शुरू हुई। 2002 से इसकी जर्नी शुरू हुई, पार्लियामेंट्री जर्नी, और सितंबर 2016 को इसकी जर्नी कंप्लीट हुई। क्रेडिट गोज टू, ऑफ कोर्स, जो गवर्नमेंट है उसी को क्रेडिट जाएगी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये कंप्लीट हुआ, जिसका कि नाम क्या था, 122 बिल, 122वां बिल और 101वां संशोधन इन अमेंडमेंट एक्ट।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट। तो 101वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इस 101वें संशोधन में जो एक्ट लाया गया, शायद ये 6 या 7 पेज की एक्ट है, ये बिल 7-8 पेज की एक्ट है। इस 7-8 पेज में क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट थे, ये जो बिल लाया गया इस बिल में क्या क्या प्रोविजन था, क्योंकि इस बिल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हुआ जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A यानी कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करना पड़ा। अच्छा, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के हिसाब से वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दा है, तो उस पर कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ी। तो वो जो अमेंडमेंट करनी पड़ी, जो 122वां बिल था या जो 101वां संशोधन था, उस बिल में क्या क्या प्रोविजंस थे जीएसटी को लेकर के। सबसे जो पहला प्रोविजन था उस बिल में, जिसकी वजह से कि इतनी अफरा तफरी मची। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, बिल पास हो चुका था सितंबर 2016 में, ये अप्लाई किया गया कब से, 1 जुलाई 2017 से। लोगों ने कहा कि बहुत ही जल्दी इन्होंने बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी तरह से इसके ऊपर, यानी कि जीएसटी एक्ट आने के बाद जितने तरह के प्रॉब्लम्स आए, उस प्रॉब्लम्स को देख करके लगा कि गवर्नमेंट खामखा बहुत जल्दी में थी इस एक्ट को, जीएसटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। एक्चुअली गवर्नमेंट थोड़ी बहुत जल्दी में तो थी भी, और ये जो बिल पास किया गया था इस बिल में ही, यानी कि 122वें बिल, या मैं ये कहूँ कि 101वें संशोधन जो अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें प्रोविजन एक था। उस प्रोविजन के हिसाब से ये बिल जिस दिन लोकसभा में पास होगी उसके 1 साल के अंदर इस बिल को इंप्लीमेंट कर देना है। अगर उसके 1 साल के अंदर आपने इस बिल को इंप्लीमेंट नहीं किया तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर whatever the law was existing in the union or in the state, यानी कि in India or in other states of India which is in contradiction to the GST, जो कि GST के contradictory है, जो कि GST से असंगत है। अगर इस तरह का कोई भी प्रोविजन या तो इंडिया में या इंडिया के किसी भी स्टेट में है, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर वो खुद ब खुद लैप्स कर जाएगी, वो खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि सितंबर 2016 को ये पास हो चुकी थी, सितंबर 2017 तक अगर इम्प्लीमेंट इसे नहीं किया जाता तो आप समझ सकते हैं कि सितंबर 2017 को इंडिया के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ थे वो खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाते, वो खुद ब खुद बेकार हो जाते। तो फिर गवर्नमेंट को तो टैक्स रेवेन्यू की भी तो चिंता थी, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी था कि गवर्नमेंट सितंबर 2017 तक इसे इम्प्लीमेंट कर दे, और गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। अगर लॉ में लिखा हुआ था, बिल में लिखा हुआ था, तो गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, और वो गवर्नमेंट ने किया। हालांकि इसके अगेंस्ट में हम आपसे ये कह सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा प्रोविजन और था जिसको अप्लाई करते हुए इस एक्ट को थोड़ा और स्मार्ट बनाया जा सकता था। जितनी परेशानी हुई लोगों को उतनी परेशानी नहीं होती, और वो प्रोविजन छोटा सा ये था कि इस एक्ट में ये भी प्रोविजन दिया गया था कि इस एक्ट को लागू करने में अगर कोई भी परेशानी आती है तो राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टीज इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यह संशोधन करने की सीमा सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक ही होगी, यानी कि सितंबर 2019 तक राष्ट्रपति के पास यह पावर था कि इसमें से कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन अगर अप्लाई करने में कोई भी तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए राष्ट्रपति आदेश द्वारा इसके किसी भी प्रोविजन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकता था।
तो ये जो 1 साल वाला था, 1 साल वाले को राष्ट्रपति के आदेश से अमेंड किया जा सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आज न कल, कभी न कभी जीएसटी आनी थी और जीएसटी का वेट कर भी रहे थे। जीएसटी एक अच्छा संशोधन भी है। जीएसटी मतलब जीएसटी इज द ग्रेट अमेंडमेंट इन द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। हर चीज़ अच्छा है कुछ चीज़ों को छोड़ करके। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि थोड़ी बहुत तो परेशानी, जब सिस्टम और इन्वायरमेंट चेंज होता है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी अनअवॉइडेबल है, वो होती ही होती है। बट इन सभी चीज़ों को देखते हुए और सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम ये एग्री करते हैं कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होना चाहिए था और वो टाइम से इम्प्लीमेंट हो गया। एक ये। अब आते हैं, अब दूसरी बात, हम बार बार ये कहते हैं कि जीएसटी के आने से इतने एक्ट सबस्यूम हो गए। हम ये कभी नहीं कहते कि ये एक्ट खत्म हो गए, हम हमेशा ये कहते हैं कि इतने एक्ट सबस्यूम हो गए। हम ये सबस्यूम वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को लाने के लिए आर्टिकल 246, जिसका जिक्र हमने पहले किया था, आर्टिकल 246 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं की गई। अव्वल तो उसमें अमेंडमेंट की जा सकती थी, लेकिन उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं की गई। उसमें क्या किया गया, इन्होंने एक नया आर्टिकल 246 ए कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया। सीजीएसटी और आईजीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने एक नया आर्टिकल 246 ए इंप्लीमेंट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि 246 में जितने भी टैक्सेशन स्कीम थे, वो टैक्सेशन स्कीम एज इट इज एग्जिस्ट किए और 246 ए इज इन एडिशन। हाँ, हालांकि 246 ए जो इन एडिशन आया, इसमें इसके प्रावधानों के अनुसार जो एक्साइज ड्यूटी थे, सेल टैक्स थे, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि 30 जून 2017 को जो 15 टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और 20 टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के थे, वो इसमें सबस्यूम हो गए, वो खत्म नहीं हुए, सबस्यूम हो गए। यानी कि आर्टिकल 246 अभी भी जिंदा है। 246 ए इज न्यूली इंसर्टेड टू इंप्लीमेंट द जीएसटी। एक बात तो हाँ, एक टैक्स खत्म हो गया, 268 ए, आर्टिकल 268 ए, जिसके थ्रू सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट हैज बीन ओमिटेड, उसे ओमिट कर दिया गया। तो 246 ए, एक तो इसका कंटेंट था। 3 कंटेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कंटेंट हमने किया 246 ए, जो कि इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट कंटेंट था 279 ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड वोटिंग एट जीएसटी काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वोटिंग काउंसिल, ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये बड़ा शानदार अमेंडमेंट 279 ए, शानदार भी और इंटेलेक्चुअल भी। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात हो गई कि जीएसटी को इंप्लीमेंट जो किया जाएगा, तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन किसके बेसिस पर? जीएसटी इंप्लीमेंटेशन जो करेगा, उसकी जो सारी के सारे डिसीजंस होंगे, वो सारे के सारे, ये प्रावधान ये कहता है कि उसके सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल लेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स कौन कौन होंगे? जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि जो सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, प्लस सेंटर में जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, यानी कि निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर, यानी कि ये दोनों हुए एक तरफ। और दूसरी तरफ जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, या वो स्टेट जिस भी एक लीडर को वो रिप्रेजेंट करना चाहती है, ही विल बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो पहला तो ये मेंबर हो गए काउंसिल के। दूसरी बात, इस काउंसिल का कोरम क्या होगा? कोरम विल बी द 50%, यानी कि जब भी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मीटिंग होगी, तो उस काउंसिल में जब तक 50% ऑफ द मेंबर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस मीटिंग में पास किया गया कोई भी मोशन वैलिड नहीं होगा। ये अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार, इन्होंने क्या बोला कि जीएसटी काउंसिल में जितने भी मोशन और जितने भी रिजोल्यूशन पास किए जाएंगे, वो सारे के सारे रिजोल्यूशन 75% मेजोरिटी के साथ पास होने चाहिए। अगर 75% मेजोरिटी के साथ पास नहीं होंगे, तो इट शैल बी रिगार्डेड एज, मतलब वो इट शैल बी डीम्ड एज इट हैज नॉट बीन पास्ड इन द जीएसटी काउंसिल। उन्होंने बोला ये पास नहीं माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी काउंसिल में 75% चाहिए वोटिंग, और ये जो 75% वोटिंग चाहिए, ये वेटेड वोटिंग चाहिए। वेटेड वोटिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें यह प्रोविजन बनाया गया कि जो
सेंटर है, सेंटर को 1/3 वोटिंग पावर मिलेगी और रेस्ट ऑफ द स्टेट को 2/3 वोटिंग पावर मिलेगी। सेंटर को 1/3 और रेस्ट ऑफ द स्टेट को 2/3। पास करवाने के लिए कितना चाहिए? 3/4। पास करवाने के लिए कितना चाहिए? 3/4 वोटिंग इन फेवर। और सेंटर को कितना दिया गया पावर? एज पर द वेटेड एवरेज सेंटर को दिया गया 1/3 और बाकी स्टेट को दिया गया 2/3। मतलब इसका क्या हुआ? सीधा सीधा ये समझिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सेंटर अगर सारे राज्य एक तरफ हो जाए तो सेंटर चाह करके भी जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकती, एक बात। दूसरी बात, सारे स्टेट एक तरफ हो जाए और सेंटर अगर ना चाहे तब भी जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती। मतलब जीएसटी में अमेंडमेंट आने के लिए जीएसटी काउंसिल में 75% से कोई भी मोशन पास होने के लिए सेंटर और बहुत सारे स्टेट की रजामंदी जरूरी है। ये 279A बड़ा ही खूबसूरत अमेंडमेंट, बड़ी ही ब्यूटीफुली उन्होंने बैलेंस किया है सेंटर और स्टेट दोनों को। नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ सेक्शन आर्टिकल 268A, ये तो हो ही गया। इंटर स्टेट सप्लाई एंड जीएसटी 269A, ये जो है 269A इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ जीएसटी, ये जो अभी मैं कह रहा था सीएसटी के लिए सेंट्रल सेल टैक्स की जगह पर इसे लाया गया। तीसरा, आर्टिकल 270 जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल 270 में बोला गया कि आर्टिकल 270 क्या था? आर्टिकल 270 ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो टैक्स भी एक डिविजिबल कॉमन डिविजिबल पूल में जमा होगा और वहां से वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। 270 में सेंटर के स्टेट में ये वर्ड इंसर्ट किया गया कि उस डिविजिबल कॉमन पूल में सीजीएसटी भी ट्रांसफर होगा और आईजीएसटी में जो सेंट्रल का पोर्शन है वो भी ट्रांसफर होगा। एसजीएसटी तो स्टेट का है ही है, लेकिन जो सीजीएसटी है वो भी पूरा का पूरा सेंटर का नहीं है और आईजीएसटी में भी जो सेंटर का पोर्शन है वो भी पूरा का पूरा सेंटर का नहीं है। तो यानी कि सीजीएसटी भी ट्रांसफर होगा उस ट्रांसफर पूल में और आईजीएसटी में जो सीजीएसटी सेंट्रल का पोर्शन है वो भी ट्रांसफर होगा उस कॉमन पूल में और इट विल बी डिवाइडेड अमंग द स्टेट and the center on the recommendation of GST Council, on the recommendation of GST Council, not on the recommendation of the Finance Commission. तीसरा अमेंडमेंट है 271। 271 क्या है? 271 है सेंट्रल गवर्नमेंट बेचारी जो टैक्स कलेक्ट कर रही है उस टैक्स में से तो एक पोर्शन स्टेट का हो जाता है, लेकिन 271 में टैक्स के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट दो और चीज इंपोज कर सकती है अपने टैक्स पेयर पर, एक सरचार्ज और एक सेस। सरचार्ज और सेस ये कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, इसके ऊपर स्टेट का कोई भी राइट नहीं बनता है। अब ये हुआ कि सरचार्ज, अच्छा सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस है? अगर गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक उद्देश्य से आपसे कोई अतिरिक्त भार ले रही है तो उसे गवर्नमेंट बोलती है सेस। मतलब अगर गवर्नमेंट, जैसे स्वच्छता भारत सेस, ये केवल और केवल स्वच्छता भारत के लिए ही यूज किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट अगर आपको बताना चाहती है कि हम किस पर्पस के लिए ये सेस ले रहे हैं, किस पर्पस के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, तो वो सेस यूज करेगी। और अगर गवर्नमेंट नहीं बताना चाह रही है, गवर्नमेंट कहती है हम जनरल पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट सरचार्ज वर्ड यूज करेगी। सरचार्ज में स्टेट का कोई हिस्सा नहीं। ये 271 है आर्टिकल। इस 271 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके जब ये जीएसटी आने की बात हुई ना, तो जिस तरह से वैट में इंश्योर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कि आप करो और अगर नहीं होगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, उसी तरह से यहां पे भी जीएसटी इंप्लीमेंट करने के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को इंश्योर किया कि आप जीएसटी इंप्लीमेंट करो और जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से अगर आपको कोई भी नुकसान होता है आने वाले 5 सालों तक, तो उस नुकसान की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कहां से करेगी? वहां से करेगी। उसके लिए उन्होंने एक सेस लगाया, उस सेस का नाम है जीएसटी सेस। और 271 में एक अमेंडमेंट किया। अभी तक 30 जून 2017 तक सेस के ऊपर स्टेट का कोई भी दावा नहीं हुआ करता था, लेकिन 271 में अमेंडमेंट किया गया, जीएसटी सेस लगाया गया और उसके ऊपर स्टेट का दावा होगा, यानी कि जीएसटी सेस स्टेट में भी बटेगा
और किसके रिकमेंडेशन पर? ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा कुछ सर्टेन अमेंडमेंट किए गए 366 में, आर्टिकल 366 में जीएसटी का डेफिनेशन क्या होगा? जीएसटी का डेफिनेशन होगा सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन द अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। गुड्स का मतलब क्या, सर्विसेज का मतलब क्या, ये कुछ सर्टेन डेफिनेशंस हैं जो कि 366 में दिए गए। ये कंटेंट्स थे 101 के 101वां संशोधन जो हुआ। इसके बाद 1 जुलाई 2017 से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ग्लिम्स मैं आपको दे रहा हूं जो जर्नी रही जीएसटी की। उस जर्नी में अभी तक सीजीएसटी एक्ट में 152 अमेंडमेंट हो चुके हैं, रूल्स में 301 अमेंडमेंट हो चुके हैं, आईजीएसटी में तकरीबन 10 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इस तरह से यानी कि 152 सीजीएसटी में 152 अमेंडमेंट, रूल्स में 300 से ऊपर अमेंडमेंट्स, इस तरह से ये अमेंडमेंट तकरीबन 450-500 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। जब से इन 3 सालों में 450-500 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, नोटिफिकेशन निकल चुके हैं इतने, यानी कि थोड़ी जल्दीबाजी तो ज़रूर रही, लेकिन वो फिर वही बात है कि जल्दीबाजी का अपना अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का। तो ये इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये अभी जेस्टेशन पीरियड में ही है। जीएसटी अभी पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाई है, धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रही है। अभी तो इसके 3 साल ही पूरे हुए हैं। तो आपके घर में भी अगर कोई बालक होता है तो 5 साल तक तो आप इसे बिल्कुल बालक ही मानते हैं, तो उसकी बातों का आप बुरा नहीं मानते। तो उसी तरह से जीएसटी अभी मैच्योर नहीं हुई है, इसे थोड़ा मैच्योर होने दीजिए। जीएसटी में हुई तकलीफ़ों और परेशानियों का आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। ये आगे के लिए ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि ये आने वाले समय के लिए बहुत ही यूज़फुल और फ़ायदेमंद रिजीम है, टैक्स रिजीम। और वी शुड सपोर्ट द जीएसटी। ऑफ कोर्स वी हैव द सम सॉर्ट ऑफ द ग्रीवेंसेस, कंप्लायंस department, technical errors, each and everything is there. But we need to support this GST because this is the greatest regime. And because of this GST, you have the so many benefits also. But what happened when you are criticizing the things, you ignore the benefit also. I mean, you have all the things which you need to do. You don't need to visit the office of department at all. फॉर एनी टाइप ऑफ द वर्क, इवन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, आपको अगर याद हो LUT लेना एक ज़माने में, अभी LUT व्हाट एन ईजी टास्क, रिफंड व्हाट एन ईजी टास्क। हाँ, कुछ तकलीफ़ें रही हैं, हो रही हैं, इंटरप्रटेशनल परेशानी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल आई होप कि थिंग्स विल बी स्ट्रीमलाइंड and we could do better in future. So this is the GST, this is the journey of GST, this is 101 amendment. So on the day of the GST day, 1st July, just saying happy birthday to you GST. Thanks. अगर आपको